हेल यूनिवर्सिटी के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुप्रीमो एक एक करके उन सभी का नाम ले रहा होता है जो उसके ग्रुप में थे, पर अब वो लोग समाप्त हो चुके हैं। वहां पर उसके टीम के बाकी के लोग भी होते हैं और उनमें से एक जीन शॉन भी है जो कि अब इस ग्रुप की नई सेक्रेटरी भी है। सुप्रीमो सभी को डांट रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर आप में से कोई भी इस काउंसिल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, यहाँ के किसी भी काम को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। वो सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब से सभी लोग काम पर ध्यान दें। पर हम देखते हैं कि जीन शॉन तो अपने ही एटीट्यूड में होती है। उसे सुप्रीमो की कही हुई किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो साइड में जाती है और एक गिलास में पानी लेती है और पानी पीने लगती है। सुप्रीमो उसे देखता है। सुप्रीमो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि जीन शॉन, अगर तुम्हारा इस मीटिंग में इंटरेस्ट ना हो तो तुम चाहो तो हम ये मीटिंग बाद में भी कर सकते हैं ताकि तुम अपने स्नैक्स एंजॉय कर सको। वो जीन शॉन को टॉन्ट मार रहा था। जीन शॉन को बिल्कुल भी सुप्रीमो से डर नहीं लगा। वो सुप्रीमो की तरफ देखती है और कहती है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सिर्फ आप ही नहीं हो जिसको यहाँ पर जो लोग समाप्त हो रहे हैं एक एक करके, इस सब से प्रॉब्लम है। हम सब ये सब रोकना चाहते हैं। इतना ड्रामेटिक मत बनो। तभी वहां पर दूर पे खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि इसका माथा तो हमेशा गर्म ही रहता है। ये किस तरीके से सुप्रीमो से बात कर रही है। सुप्रीमो उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोक लेता है। सुप्रीमो कहता है, क्या तुम फिर से बोलोगे तुमने अभी क्या कहा। जीन शॉन कहती है कि आप ऑलरेडी सुन चुके हो, क्योंकि मैंने इतने धीरे से भी नहीं बोला जो आपको सुनाई ना दिया हो। फिर सुप्रीमो बाकियों को रूम से जाने के लिए कहता है और जीन शॉन को एक पनिशमेंट देता है। और वो पनिशमेंट क्या होती है? फोटोकॉपी करने की। हाँ, ये भी एक पनिशमेंट ही है। सुप्रीमो कहता है कि सारी फाइल्स की फोटोकॉपी करनी है और वो लेकर मेरे ऑफिस में आना है। जीन शॉन ये बात सुनती है, सुप्रीमो को ओके कहती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फ्रिट्जी आती है। फ्रिट्जी पुरानी सेक्रेटरी थी। वो सुप्रीमो को कहती है कि आपने देखा ना कि जीन शॉन आपको कैसे डिसरिस्पेक्ट करती है। आपको नहीं लगता कि वो आपने गलत सेक्रेटरी को चूज कर लिया है? तो इसमें सुप्रीमो कहता है कि तुम मेरे डिसीजंस पे सवाल उठा रही हो और अब तो तुम्हें कोई ओपिनियन देने का भी हक नहीं है। तो तुम क्या सोचकर मुझसे ये सब कह रही हो? और वैसे भी तुम अब इस ग्रुप में तो हो नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हम देख सकते हैं कि फ्रिट्जी जीन शॉन से उसकी पोजीशन छीनना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन शॉन कुछ बॉक्सेस को देख रही होती है। उसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं। उन्हीं फाइल्स को वो देख रहे होते हैं। उसके साथ ग्रुप का एक दूसरा मेंबर भी होता है। वो लड़का जीन शॉन से कहता है कि तुम काफी लकी हो, तुम्हें बस इतनी छोटी सी पनिशमेंट मिली है, वरना तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ तो लोगों को डार्क हेल जेल में भी डाल दिया जाता है। वो बात सुनकर जीन शॉन कहती है कि पर इसमें कोई भी मजा नहीं है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है जीन शॉन, तुम्हें नहीं लगता कि सुप्रीमो तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आते हैं? इस पर जीन शॉन कहती है, मुझे चाहिए भी नहीं है सब। तो वो लड़का कहता है कि पर तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीमो के इतने करीब रहने से तुम्हारी लाइफ में खतरे भी हो सकते हैं। वो लड़का कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ डार्क हेल जेल ही सबसे बुरी पनिशमेंट है जो सुप्रीमो दे सकता है, तो तुम गलत सोच रही हो। इस पर जीन शॉन कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इससे भी अगर कोई और खतरनाक पनिशमेंट मुझे देना चाहे तो मेरे लिए वो भी नॉर्मल ही होगा। वो लड़का बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और जीन शॉन उसकी बातें सुनकर पक चुकी। वो उससे कहती है कि तुम्हारा काम हो गया, क्या तुम सिर्फ वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया था? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जीन शॉन के मन में ये सारी बातें चल रही होती है। क्या सच में सुप्रीमो के मन में मेरे लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान जो लोगों को डार्क हेल जेल भेज देता है छोटी छोटी बातों के लिए, और वो इंसान मुझे पनिशमेंट देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मीटिंग के पीछे पानी पीने लगी, उसके मन में सॉफ्ट स्पॉट होगा? क्या मजाक है ये? वो ये बातें सोचते हुए अपने यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में चल ही रही होती है। तभी वहां पर एक लड़की अपने ग्रुप के साथ खड़ी होती है। वो लड़की जीन शॉन की तरफ मुड़ती है और कहती है, अच्छा तो तुम ही हो जो इस ग्रुप की नई सेक्रेटरी है। पर ऐसे मत सोचो कि तुम एक क्वीन हो। तुम एक क्वीन नहीं, तुम एक गुलाम हो। तुम्हारी क्लास हमेशा हम सबसे लो ही रहेगी। वो उस लड़की को अपने रास्ते से हटने के लिए बोलती है, पर वो लड़की रास्ते से नहीं हटती, उल्टा जीन शॉन को धक्का दे देती है। जीन शॉन फिर से उसे हटने के लिए कहती है तो वो लड़की जीन शॉन को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और फिर ओवर एक्टिंग करने लगती है। उसको उल्टी सुल्टी बातें बोलने लगती है और वो जो डॉग को हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसी का फीमेल वो ही कह के बार बार बोलती रहती है। वो बार
बार बार जिनशॉन को कहती है कि तुम मुझसे कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आई डोंट नो इतना क्यों ऑब्सेशन रहता है उसको बेटर होने का। जिनशॉन उठती है और कहती है अरे मुझे तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे तो इस रैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें इतना कॉन्शियस क्यों है इस इमेज से कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर जिनशॉन भी उसको वही डॉग का हिंदी वाला फीमेल वर्ड बोलती है और अब ये लड़की गुस्सा हो जाती है, वो जिनशॉन को थप्पड़ मार देती है। जिनशॉन कहती है कि ये थप्पड़ 50 डिग्री पे था ना, तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस गेम को कैसे खेला जाता है, तो कैसा रहेगा अगर मैं 180 डिग्री पे तुम्हें झापड़ मारूं। तो वो लड़की जिनशॉन को थप्पड़ मारने वाली होती है, जिनशॉन उसका हाथ थामती है और सच में 180 डिग्री पे अपना हाथ घुमा के उसको इतने जोर का थप्पड़ मारती है कि वो जमीन पे जाकर गिरती है। वो लड़की रोने लगती है, ओवर रिएक्ट करने लगती है और फिर से जिनशॉन उसको वो डॉग का हिंदी वाला फीमेल वर्ड बोलती है। जिनशॉन हंसने लगती है। वो लड़की कहती है तुम्हें सब भारी पड़ेगा, तो जिनशॉन कहती है अरे तुम कर लो यार, तुम्हें जो करना है। जिनशॉन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जिनशॉन वहां से चली आती है, वो लड़की वहीं पर चिल्लाती रह जाती है। जिनशॉन अपने ग्रुप की मीटिंग वाली प्लेस पे आती है और वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वो मैडम वॉयलेट के पास जाती है, उनकी टेबल पर कुछ फाइल्स रखती है, कहती है कि काउंसिल का आज का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। फिर मैडम वॉयलेट के ऑफिस की टेबल पर रखी एक फोटो की तरफ जिनशॉन देखने लगी है। मैडम वॉयलेट देख लेती है, ये उसकी तरफ देख रही है, तो वो जिनशॉन को पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम सोच रही हो या जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जिनशॉन मना करती है। मैडम वॉयलेट कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफी क्यूरियस हो, तुम्हें बहुत कुछ जानना है, यही वो फोटो है ना जिसके बारे में तुम जानना चाह रही हो। मैडम वॉयलेट कहती है कि पहले मैं ऐसी नहीं थी जैसे अभी, मुझे भी रैंक से बहुत फर्क पड़ता था, मैं भी रैंक में ऊपर जाना चाहती थी, मैं भी चाहती थी कि मेरी बात सुनी जाए, जो मैं चाहूँ इस स्कूल में वो ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सही था या गलत था? तुम्हें नहीं लगता कि ये सही था? मैडम वॉयलेट जिनशॉन को कहती है कि इससे पहले कि ब्लडी नाइट शुरू हो जाए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस ग्रुप की नई सेक्रेटरी अचानक से गायब हो गई तो ये काफी शर्मनाक होगा। तो मैडम वॉयलेट कहती है कि तुम अभी चली जाओ, बाकी ये फाइल्स मैं भिजवा दूंगी किसी और के हाथों। मैडम वॉयलेट कहती है कि मुझे तुम्हें देख के किसी की याद आती है, बस वो इतना ही कहती है। फिर वो थोड़ी दूर पे जाकर खड़ी हो जाती है और जिनशॉन को वहां से जाने के लिए कहती है। जिनशॉन वहां से चली आती है। जिनशॉन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी पीछे से उसकी दोस्त आती है और वो कहती है कि जीन आखिर तुम कर क्या रही हो? तो जिनशॉन कहते हैं कि अरे वो लड़की मेरे साथ फालतू में पंगे ले रही थी, तो मैंने बस उसे सबक सिखा दिया। तो इस पर जिनशॉन की दोस्त उस पर भड़क जाती है। वो कहती है अरे तुम क्या चाहती हो? तुम खुद भी यहीं फंसे रहना चाहती हो और हमें भी हमेशा यहाँ तक फंसा के रखना चाहती हो? तुम इतनी दूर तक यहाँ इस ग्रुप के इतनी हाई पोजीशन में आ गए और उसके बाद तुम ये सब हरकतें कर रही हो, दूसरों के साथ पंगे ले रही हो। इससे तुम्हारी इमेज सिर्फ खराब ही होगी और हम सबके यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। उसकी दोस्त कहती है तुम अपने साथ साथ हम लोगों की जान भी खतरे में डाल रही हो। तो जिनशॉन कहती है तो मैं क्या करती, इन लोगों को, इन लड़कियों को जो ये बुली करती जाती हैं एक दूसरे को, इनको ये सब करने देती? जिनशॉन की दोस्त कहती है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब हरकतों से अच्छा तो तुम्हें अभी ये फोकस करना चाहिए था कि तुम इस ग्रुप में कितने ऊपर तक जा सकती हो ताकि हम सब लोग यहाँ से बाहर निकल सके। वो जिनशॉन से कहती है कि सेल्फिश होना बंद करो, एटलीस्ट हम लोगों के बारे में तो एक बार तो सोचो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जिनशॉन गुस्से में ही ये सब बातें सोच रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनशॉन अपने ग्रुप के साथ बैठी हुई होती है, तभी वहां पर वही गोल्डन बाल वाली पुरानी सेक्रेटरी आ जाती है जिसका नाम फ्रिट्जी था। तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ मैसेज लेकर आई हूँ और मैसेज ये है कि अभी एक मीटिंग होने वाली है ऑफिस में और तुम्हें उस मीटिंग के लिए जल्दी से आना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार तो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर लो। वो अपने दोस्तों को कहती है कि दोस्तों मुझे यहाँ से जाना होगा और वो वहां से चली जाती है। उसके दोस्त भी उसे बाय कहते हैं। फिर वो मीटिंग वाले हॉल की तरफ जा रही होती है, तभी वहां पर से एक लड़का पीछे से आता है और ऐसे ही मस्ती में उसे पीछे से टच करता है, एक फ्रेंडली टच, और वो पीछे देखती है तो वो लड़का उसके पीछे छुप जाता है। तो जिनशॉन उसे नहीं देख पाती। फिर हमें पता चलता है कि जिनशॉन और ये लड़का काफी पुराने दोस्त हैं, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। हम उन दोनों की बातों से ये तो समझ पा रहे थे कि वो लड़के का जिनशॉन के ऊपर कहीं ना कहीं क्रश तो जरूर है। वो कहता है कि मुझे पता है जिनशॉन कि मैं ही तुम्हारा क्रश हूँ, पर तुम वो सुप्रीमो के साथ इतना ज्यादा रहती हो ना, तो मुझे डाउट होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम देख पाते हैं कि जिनशॉन थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो रही थी उससे बातें करते हुए। वो कहती है मुझे जाना होगा। वो पीछे मुड़ती है, तभी पीछे से वो लड़का उसे रोकता है, उसका हाथ
बात पकड़ता है और कहता है अच्छा मेरे को ये तो बताओ कि उस सुप्रीमो और मुझ में से ज्यादा हैंडसम कौन है। तो जिनशॉन कहती है अरे वो तुम ही हो। तभी पीछे से वहां पर सुप्रीमो आ जाता है और वो लड़का सुप्रीमो को देख के डर जाता है। जिनशॉन सुप्रीमो को देखती है और सुप्रीमो जिनशॉन को अंदर मीटिंग हॉल में जाने के लिए कहता है। सुप्रीमो मीटिंग हॉल के अंदर जिनशॉन को डांटता रहता है। सुप्रीमो जिनशॉन को पहले तो लेट होने के लिए डांटता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो रही थी और बाहर कॉरिडोर में दूसरे लड़के के साथ फालतू की बातें कर रही थी। उसके बाद सुप्रीमो जिनशॉन को एक दूसरी बात के लिए डांटने लगता है। वो कौन सी बात है? वो वही जो उसने फाइट की थी उस लड़की के साथ, उसके बारे में। तो अभी तक तो जिनशॉन बड़े आराम से सब सुन रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसकी गलती तो थी, पर जैसे ही सुप्रीमो उस लड़की के साथ हुई उस लड़ाई के बारे में बात करने लगता है तो जिनशॉन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिनशॉन सुनने वाली लड़कियों में से तो है नहीं। जिनशॉन हंसती है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने उसे 180 डिग्री पे एक झापड़ मार दिया और उसके बाद तो मुझे ना जाने कितना अच्छा फील हुआ। तो इस पे सुप्रीमो कहता है कि वो रॉक्सेन है, वो इस हेल यूनिवर्सिटी की क्वीन है, तुम उसे टच नहीं कर सकती, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक सिर्फ सेक्रेटरी हो जिसकी कोई ज्यादा खास पावर्स नहीं है। और इस पर जिनशॉन कहते हैं कि हाँ हो सकता है पर मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे हर्ट करता है या कोई मुझे गलत तरीके से ट्रीट करता है तो मैं तो लड़ूंगी, चाहे तब वो एक क्वीन हो या फिर सुप्रीमो हो। तो इस पर सुप्रीमो कहता है अच्छा ये तो मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर तो नहीं जाने वाली, तो अब मैं तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करूंगा। तो अब तुम एक हफ्ते के लिए कैफेटेरिया की सफाई करो। जिनशॉन ये सुनती है और हम देख सकते हैं उसकी शक्ल को देखकर कि वो सुप्रीमो से परेशान हो गई। वो कहती है तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो सुप्रीमो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो वो सुप्रीमो कहती है ठीक है मैं करूंगी, गुड बाय। वो वहां से ये कहकर निकल जाती है। सुप्रीमो कुछ ना कुछ तो सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही होती है। वो उम्मीद के बारे में कुछ पढ़ा रही होती है। आधे से ज्यादा का क्लास तो सो रही होती है। फिर उनमें से एक लड़की उठती है और होप के बारे में कुछ बात समझाने लगती है। वो विश्वास और उम्मीद इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही थी। वहीं पर थोड़ी दूरी पर जिनशॉन उन दोनों को देख रही, उस स्टूडेंट को और उस टीचर को भी। जिनशॉन कहती है ये दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, ये एक परिवार की तरह लगते हैं। और ऐसे रिश्ते यहाँ इस हेल यूनिवर्सिटी में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, पर यही लोग वो हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ इस हेल यूनिवर्सिटी में सरवाइव भी कर पा रही। मुझे वैन को जाके सॉरी बोल लेना चाहिए। तो वैन वही लड़की है जो जिनशॉन की बेस्ट फ्रेंड थी, जो उससे कुछ समय पहले डांट के गई थी कि तुम हम लोगों के लिए भी यहाँ रहना मुश्किल कर रही। वो क्लास से बाहर निकलती है, वो कहीं जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में उसी की एक दोस्त सेलिन मिलती है। सेलिन का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। सेलिन जिनशॉन से कहती है कि वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वो दोनों वहीं थोड़ी दूरी पर जाकर एक बेंच पर बैठते हैं और सेलिन जिनशॉन को कहती है कि तुम खतरे में हो, सिर्फ तुम ही नहीं हम सब। वो जिनशॉन को इतना ही बताती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिनशॉन कैफेटेरिया की सफाई कर रही होती है। वो वहां झाड़ू लगा रही होती है और मन ही मन सुप्रीमो को गाली दे रही होती है। तभी पीछे से सुप्रीमो वहां पर आता है और चुपचाप उसे देखने लगता है। जिनशॉन कुछ भी नहीं बोलती, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे सुप्रीमो वहां पर हो ही ना। सुप्रीमो से कहता है अरे वहां पर थोड़ा सा तुमने सफाई करना छोड़। जिनशॉन कहती है ठीक है बॉस मैं करती हूँ। बस वो इतना ही कहती है और अपने काम में लग जाती है। वो बिल्कुल ही ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सुप्रीमो वहां पर हो ही ना, बिल्कुल इग्नोर। तभी सुप्रीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है? तो इस पर जिनशॉन हाँ कहती है और कहती है पर अचानक से इन छोटी मोटी बातों का टाइम कैसे मिल गया आपको? क्या आप बोर हो गए? तो सुप्रीमो कहता है कि मैंने सोचा अगर मैं तुमसे थोड़ा बातें कर लूँ तो क्या पता तुम सफाई थोड़ा तेजी से कर लो, तो इसलिए अब बताओ मुझे कि तुम्हारी फैमिली है क्या? तो इस पर जिनशॉन कहते हैं कि हाँ हम एक नॉर्मल सी फैमिली है जिसमें मेरी मॉम है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और हम सबको बहुत प्यार करती हैं। उन्हें टीवी शोज देखना बहुत पसंद है। एक बड़ी बहन है, उसका नाम एलिसन है। वो काफी बहादुर है और हर काम में बहुत अच्छी है। मॉम को हर टाइम स्ट्रेस रहता है मेरी वजह से और मेरी सिस्टर की वजह से, क्योंकि उनकी दोनों डॉटर्स फाइटर्स हैं। वो कभी किसी का स्ट्रेस नहीं लेती, वो लड़ जाती हैं। मतलब वो अपनी और अपनी बहन की बात कर रही थी। जिनशॉन कहती है कि हाँ हम एक नॉर्मल फैमिली है और मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। सुप्रीमो कहता है और तुम्हारे दोस्तों का क्या, वो कैसे हैं? तो जिनशॉन कहती है तुम उसके बारे में ऑलरेडी जानते तो सुप्रीमो कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, सिर्फ उनके नामों से, पर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटीज ऐसी हैं कि मैं पर्सनली उनसे ज्यादा मिल नहीं सकता। जिनशॉन कहते हैं कि मेरे दोस्त भी मेरे परिवार की तरह, वो मेरे लिए सनशाइन
लाइन है हम देख पाते हैं कि जिनशॉन जब अपने दोस्तों के बारे में बता रही थी तो वो बहुत खुश होती है। फिर जिनशॉन सुप्रीमो को कहती है कि मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, क्या आपको अब अपने बारे में थोड़ा मुझे नहीं बताना चाहिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में? तो वो एक ही वर्ड कहता है, केओटिक, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में अगली बार कभी बताऊंगा, पर तुम ये फ्लोर अच्छे से साफ करना मत भूलना। इस पर जिनचोन कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, और वो अपना काम करने लगती है। वो कैफेटेरिया की सफाई कर देती है। शाम की 6:30 बज चुकी होती है। सुप्रीमो वहाँ आता है, जिनचोन का काम देखता है और कहता है कि तुम तो काफी स्लो हो, जितना मैंने सोचा था उससे। जिनचोन कहती है पर मैंने काम तो पूरा कर दिया ना। तो सुप्रीमो कहता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती है। और हम देखते हैं कि सुप्रीमो और जिनचोन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तभी जिनचोन कहते हैं कि सुप्रीमो मुझे जाना होगा, और वो वहां से चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद सुप्रीमो मुस्कुरा रहा होता है। हम समझ सकते हैं कि सुप्रीमो कहीं ना कहीं जिनचोन को पसंद तो करता है। कैफेटेरिया से बाहर निकल के जंगल के रास्ते जिनचोन जा रही होती है, तभी दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जिनचोन कुछ तो गड़बड़ महसूस करती है। वो धीरे धीरे तेज तेज चलने लगती है। वो दौड़ने लगती है और 3 लड़के उसे पकड़ लेते हैं। उन 3 लड़कों की आंखों में मास्क लगे हुए थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिनचोन एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके मुंह में पट्टी लगी हुई थी। वो सारे लड़के जिनकी आंखों में मास्क लगा हुआ था, उनके हाथों में रॉड थी और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और जिनचोन पर हंस रहे थे। तभी वहां पर एक मोटा सा लड़का आता है और वो सब कहते हैं कि बॉस यही वो लड़की है। और वो मोटा लड़का उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है। वो मोटा सा भैंस जैसा लड़का जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, वो एक थप्पड़ मारता है जिनचोन को और कहता है कि ये रॉक्सेन के बदले का है। वो कहता है कि मेरा नाम रेज है। फिर वो जिनचोन की मुंह की पट्टी हटाता है और जिनचोन को कहता है कि तुम तो काफी बहादुर हो, तुम इतने इजीली हर्ट नहीं होने वाले। पर क्या हो अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को हर्ट करने लगूं, तो भी क्या तुम इतनी ही बहादुर रहोगी? मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ही पनिश करना चाहिए तुम्हारी जगह। फिर वो कहने लगता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे दोस्त मिया को सबसे पहले पनिश करूं। मैं श्योर हूं कि अगर मैं उसे हर्ट करूंगा तो वो तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं है, तो वो चिल्लाएगी जरूर। फिर जिनचोन उस मोटे भैंस की तरफ देखती है और कहती है रेज, और क्या हो अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूं? तो रेज बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पता हो मेरे बारे में, जो तुम मेरे अगेंस्ट यूज कर सको। तो जिनचोन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये मास्क अपने भैंस जैसे मुंह में लगाए हुए हो, तो क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ? तुमने कहा तुम्हारा नाम रेज है ना? मैं मिली हुई हूँ रेज से, बस एक ही बार मिली थी, पर मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो। वो तुमसे बहुत अलग था, तुम उसकी तरह कभी हो ही नहीं सकते, थोड़े से भी नहीं। और अब ये मोटे भैंस जैसा लड़का घबरा जाता है क्योंकि इसे पता चल चुका था कि जिनचोन को पता है कि ये रेज तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जिनचोन पर चिल्लाता है तो तभी उसके भाड़े के पंटर लोग वहां पर आ जाते हैं, वही जिन्होंने अपनी आंखों में मास्क लगाए हुए थे और हाथ में रॉड रखी हुई थी। तो ये नकली मोटा रेज उनको वापस जाने के लिए कह देता है। वो वापस चले जाते हैं और ये मोटा जिनचोन से कहता है कि देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे समाप्त कर सकता हूँ, पर मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैं हर किसी को बेवकूफ बना पाया हूँ, उस रॉक्सेन को भी। ये रॉक्सेन वही लड़की है जो इतनी ओवर स्मार्ट बन रही थी पर अपने ही बॉयफ्रेंड को नहीं पहचान पाई कि उसकी जगह किसी और ने ले ली और ये उसी के साथ है। तो रेज जिनचोन को ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें जस्ट अभी यहाँ से छोड़ दूंगा, तुम डायरेक्टली वापस जा सकती हो, पर तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओ। और जिनचोन फाइनली मान जाती है। वो मोटा अपने पंटर लोगों को बुलाता है, अपने जेब से एक चाकू निकाल के उनमें से एक को देता है। वो एक मास्क वाला लड़का जिनचोन के पीछे खड़ा हो जाता है और चाकू से जिनचोन के ऊपर हमला करने वाला होता है। वो चाकू को बहुत तेजी से चलाता है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी काट देता है। वो सब लोग जिनचोन पर हंसने लगते हैं। जिनचोन घबराई हुई थी, वो काफी डर चुकी थी, उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। वो अपना बैग उठाती है, उस मोटे नकली रेस के पास जाती है, उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। वो मोटा जिनचोन को पीछे से रोकता है और कहता है जिनचोन उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आई थिंक वो यहाँ पर असली रेस की बात कर रहा था कि आखिर असली रेस को क्या हुआ जो इस नकली मोटे वाले रेस ने उसकी जगह ले ली। अब जिनचोन वापस से जंगल के बीच से जा रही होती है। वो काफी डरी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि सायरन बजने लगता है और ये वही टाइम था जिसकी बात अभी तक हो रही थी, ब्लड नाइट की, जब दोनों गैंग एक दूसरे के साथ ओपनली लड़ाई करने लगते हैं। सायरन बज रहा होता है, रोड पर दोनों ग्रुप के लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। एक ग्रुप के लोगों ने अपनी आंखों में मास्क लगाए हुए होते
होते हैं और दूसरे ग्रुप के लोग नॉर्मली थे। वहां पर बहुत ही ब्रूटल लड़ाई चल रही थी, लोगों का खून भी निकल चुका था, रॉड से एक दूसरे की पिटाई हो रही थी। ज़ेनशॉन जैसे तैसे बचते बचाते अपनी हेल यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 6 समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।